अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, मोहम्मद महमूद अली अब तेलंगाना के होम मिनिस्टर बन चुके हैं। जब हमने उनसे 2013 में, जब वो एमएलसी थे और तेलंगाना भी अलहदा नहीं हुआ था, तब उनसे कई ऐसे बातें किए थे जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए थे कि तेलंगाना अलहदा के बाद क्या क्या वो काम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि 4.5 साल वो हो चुके हैं, फिर टीआरएस हुकूमत बन चुकी है, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि उनके जो वादे हैं वो सिर्फ वादे ही बन के रह गए हैं। आइए हम 2013 की उनकी इंटरव्यू सुनते हैं, उसके बाद फिर हम 2 दिन में उनके कारनामों को उजागर करेंगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं पहला सवाल आपसे महमूद अली साहब कि क्या आप एमएलसी बनने के बाद किस तरह से मुसलमानों के कामों के लिए, मुसलमानों के लिए क्या सोच रहे हैं? रहमत भाई, देखिए, सबसे पहले नाजरीन को मेरा सलाम। तेलंगाना राष्ट्र समिति एक ऐसी पार्टी है जो एक जद्दोजहद करने वाली पार्टी है, कोई एक पावर पार्टी नहीं है। और यकीनन मुझे तमाम लोगों की दुआओं की वजह से और हमारे केसीआर साहब की मेहरबानी की वजह से मुझे एमएलसी पोस्ट मिला है। एमएलसी बनने के बाद मैं मुसलसल जहाँ जहाँ भी मदारिस है, जहाँ इंतज़ामात नहीं हो रहे हैं सही तरीके से गवर्नमेंट के, वहाँ दौरा किया हूँ कई, और ख़ास तौर से हज हाउस में जहाँ 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उर्दू एकेडमी और हज हाउस, वहाँ पर भी दौरा किया हूँ। और कई एक जैसा स्टेट लाइब्रेरी है वहाँ पर दौरा किया हूँ। और ये जो अनीसुल गुरबा मदरसा है वहाँ जो मतलब बहुत वहाँ पर जो है बेखादियाँ पाई जा रही थी, वहाँ पर दौरा किया हूँ। और बहुत से ऐसे मुकामात है जहाँ जहाँ मुस्लिम से मसाइल पैदा होते हैं वहाँ दौरा कर कर हुकूमत को तवज्जो दिलाया हूँ। यहाँ नहीं रहमान साहब, मैं दिल्ली जाकर भी रहमान साहब की कैबिनेट से काफ़ी डिस्कस किया हूँ मुस्लिम इशू के बारे में। देखिए, बहुत से चीज़ों में मुसलमानों के साथ हुकूमत तो वायदे करती है और इम्प्लीमेंट नहीं होता बहुत सी जगह, क्योंकि स्टाफ की काफ़ी कमी है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आप देखिए कई ज़माने से कोई आदमी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ और स्टाफ इतना कम है जिसकी वजह से उनकी जो स्कीम्स आते हैं वो तकरीबन 30% तक लैप्स होते हैं। इस मरतबे भी काफ़ी पैसे लैप्स हो चुके हैं। मैं आवाम से भी वादा करता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे जो एमएलसी मुंतखब हुआ हूँ, यकीनन मैं आवाम की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है और मैं काम करने में कभी भी कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा। और दिल्ली में भी जाकर यही कहा हूँ कि कम अज़ कम हमारे जो माइनॉरिटीज़ को, खासतौर से उसमें मुस्लिम भाइयों को जो हर किस्म की सरकारी स्कीमात है उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उनको लोन नहीं मिलता, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनको फ़ीस रिएम्बर्समेंट नहीं होता, उनको तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं थे। उर्दू गवर्नमेंट के जितने मदारिस है, मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा डेमोक्रेसी का मुल्क है और इससे तेलंगाना हमारे आंध्र प्रदेश में भी, उसके बावजूद भी सरकारी मदरसों का यह हाल है कि हद से ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। वहाँ किसी किस्म की सहूलत नहीं है। वहाँ कंप्यूटर है तो कोई कंप्यूटर सिखाने वाला नहीं है, कई जगह करंट नहीं है बराबर, कई जगह वॉचमैन नहीं है, हत्ता कि बाथरूम्स तक स्कूल में सही नहीं है। और बिल्कुल प्राइमरी स्कूल्स के अंदर जो छोटे बच्चे, मासूम बच्चे आते हैं, वो टॉयलेट साफ अगर करते हैं तो उसे साफ करने वाला भी मेहतर नहीं है। निज़ाम सरकार के ज़माने में वो तो किंगडम था। आपको बताऊंगा 1948 में जब जमहूरी स्टेट का अमल क़याम में आया, उस वक्त हैदराबाद की आबादी 8 लाख से ज़्यादा नहीं थी, मगर उस वक्त जो है तकरीबन 1125 या 1122 स्कूल थे उस वक्त। और आज हमारी आबादी 1,40,00,000 के करीब हो चुकी है। आज 825 स्कूल रन कर रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब से भी यही पूछा कि देखिए, आज डेमोक्रेसी के अंदर हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, किंगडम के अंदर तो भी हम बेहतर थे। आज हमारे पास तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है, मगर देखिए रहमत साहब, इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं होता। मैं कई जगह जब हमारे ऑफिसर से नुमाइंदगी करता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती बताते हैं, और जो भी फंड हुकूमत की जानिब से मिलता है वो काफ़ी फंड सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए। इसलिए मैं ज़रूर इस मामले में पहल करता रहूँगा और बार बार नुमाइंदगी करता रहूँगा अवामी मसाइल पर, वो चीफ मिनिस्टर साहब से हो या हमारे अखिलती जो भी महकमे के मिनिस्टर हो और उनके अहदेदारों से। यकीनन हमेशा जो मेरी ड्यूटीज़ है वो ज़रूर मैं पूरी करता रहूँगा।
अमूमन देखा गया है कि एक पुलिस स्टेशनों में, चाहे पुराना शहर हो या नया शहर हो, अमूमन इजला और डिस्ट्रिक्ट में तो ज़्यादा होता है ये, लेकिन हमारे यहाँ जो उर्दू का बोलबाला है, कई ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी जो है एक अगर किसी घर में चोरी होती है, सरका होता है, अगर वो खातून जो है शिकायत करने पुलिस स्टेशन जाती है तो वहाँ पर उर्दू में शिकायत लेने वाला, अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। वहाँ पर या तो तेलुगु में लिखना रहता है या तो इंग्लिश में रहता है, या नहीं तो पुलिस वाले साफ जो है कंप्लेंट लेने से इनकार करते हैं। 70% लोग हमारे हैदराबाद या यहाँ पर जो है ना उर्दू दा है, उर्दू लिखने वाले हैं। अगर उनकी शिकायत, तो इस तरह के जो पुलिस स्टेशनों में वाक़यात होते हैं, कई बार हमारे साथ भी, हमारे पास कई कंप्लेंट्स आए हैं, इसके लिए आप किस तरह का? डेफिनेटली रहमत अली साहब, हम जो है अलहदा तेलंगाना जो मांग रहे हैं, इस स्टेट की मादरी ज़बान उर्दू ज़बान थी। 48 तक जो यहाँ पर तकरीबन 300 साल से और जो हुकूमत मुसलमानों के हाथ में थी, महबूब अली पाशा के ज़माने में उर्दू, जब हमारी संस्कृत ज़बान से उर्दू, फारसी ज़बान से उर्दू ज़बान आई और हर जगह हमारी सरकारी ज़बान भी उर्दू ज़बान थी। मगर मुझे अफसोस होता है तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने के बाद सबसे बड़ी अगर नाइंसाफ़ी हुई तो हमारी ज़बान के साथ थी। हमारी ज़बान जो हम बोलते थे, हम नहीं सारे लोग बोलते थे, लोग ये गैर ज़रूरी जोड़ते हैं कि उर्दू ज़बान मुसलमानों की है। आप देखिए बहुत से हर कौम के लोग उर्दू ज़बान में बात करते हैं। ये बड़ी बदबख्ती की बात है कि जो तमाम डिपार्टमेंटों में हमारी गवर्नमेंट जो है उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा ज़रूर दिए, पर अमल के अंदर बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। हैदराबाद में जहां 30% से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, उसके बावजूद भी कोई पुलिस स्टेशन में उर्दू ज़बान में दरख्वास्त लेने वाला कोई आदमी मौजूद नहीं है। कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप उर्दू में दरख्वास्त देना चाहते हैं, वहाँ पढ़ने वाला नहीं है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हम हर डिपार्टमेंट में उर्दू दाँ का तकर्रुर किया जाए। जहाँ जहाँ हत्ता कि आप तो उर्दू ज़बान का आप देखिए इतना जनाजा निकाल चुके हैं ये लोग, किसी डिपार्टमेंट का साइन बोर्ड भी उर्दू में बराबर नहीं है। किस तरह उर्दू की हिफाजत होती है बताइए। उर्दू मीडियम का हाल इतना बुरा करके रख चुके हैं, स्कॉलरशिप भी आज तक कई उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चों को नहीं मिली है। इसके लिए हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उर्दू को डिपार्टमेंट में भी लागू किया जाए, जिस तरह तेलुगु को लागू किया गया है इंग्लिश के अलावा, उसी तरह उर्दू को भी। चूंकि इस स्टेट में उर्दू बोलने वाले तकरीबन 18-20% के करीब लोग हैं तेलंगाना के अंदर। आंध्रा में भी है, कुछ कम है, मगर तेलंगाना की ज़बान ही उर्दू ज़बान थी। यकीनन आपका जो वाजिबी है बोलना, हम भी इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हमारी ज़बान जो उर्दू ज़बान है, जो इस मुल्क की ज़बान है, ये लोग ये समझते हैं कि उर्दू ज़बान के साथ सौतेला रवैया अख्तियार किया जा रहा है कि ये मुसलमानों की ज़बान है। ये हिंदुस्तान में चलने वाली, पार्लियामेंट में बात करने वाली ज़बान है तो उर्दू ज़बान है। इसलिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उर्दू ज़बान को हर महकमे में उर्दू दाँ का तकर्रुर किया जाए और तमाम लोगों की जो दरख्वास्त है, जो भी उर्दू ज़बान में दरख्वास्त देना चाहते हैं, उसे कबूल किया जाए और उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। इसीलिए हम तेलंगाना मांग रहे हैं, चूँकि तेलंगाना की ज़बान उर्दू ज़बान है। हम उर्दू में देखिए, आप केसीआर साहब को देख लिए, तेलंगाना के किसी लीडर को देख लिए, केशव राव साहब को देख लीजिए, हरीश राव साहब को देख लीजिए, रामा राव साहब को देख लीजिए, तमाम के तमाम तेलंगाना के टीआरएस के नहीं, कांग्रेस के लीडर्स को देखिए, तेलुगु देशम के लीडर जो तेलंगाना के हैं, वो लोग उर्दू बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। जो आंध्रा वाले उर्दू जानते नहीं है तो उन्हें उर्दू समझ में क्या आती है, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वो क्या सोच सकते हैं। हमारा तेलंगाना बनेगा तो यकीनन, आज भी हम मुतालबा चीफ मिनिस्टर साहब से करते हैं कि तमाम पुलिस स्टेशनों में उर्दू दाँ का तकर्रुर करें। तमाम MRO ऑफिस में, जहाँ तहसील ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में, जहाँ हमारा लोगों का रब्ज़ है, उनके एप्लीकेशन देने का उनसे मुतालबा है कि वह उर्दू दाँ का तकर्रुर करें। और मैं आपसे इस स्टूडियो के तहत मेट्रो में जो मुझे बुलाया गया, उसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए बात बताना चाहता हूँ नाज़रीन को, तेलंगाना बनने के बाद उर्दू को एक ऐसा मुकाम दिया जाएगा, उर्दू हर दाँ को हर जगह, हर सरकारी महकमे में उर्दू दाँ का तकर्रुर किया जाएगा और मुसलमानों को और बिलखुसूस यहाँ के जो उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने वाले लोगों को उर्दू रोजगार से मरबूत किया जाएगा। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनाई है, जो टीआरएस के ऊपर हुआ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस कमेटी में कोई भी मुसलमान का कोई रोल खास नहीं है। तो इसकी कोई खास वजह क्या, कोई काबिल मुसलमान नहीं है हमारे पास, या उसको क्यों, जबकि कोंडाराम में इसके वो है, तो इसके लिए किस तरह का आप नजरिया देखते? साहब ऐसा है, हर कास्ट के एक आदमी को मौका दिया गया। सब उसमें जो JSC के अंदर टीआरएस एक जमात है, उसके अंदर बीजेपी भी है, CPI भी है, और उसके अलावा कई लोग दूसरे जमातों की एक कमेटी की जानिब से एक नुमाइंदगी है। उसी तरह मुस्लिम नुमाइंदगी भी बराबर उसके अंदर है। हामिद मोहम्मद खान साहब जो है हमारे जमात इस्लामी के जो लीडर है, और उसके अलावा उन्होंने वहाँ हर
प्रोग्राम में बराबर शरीक होते हैं। एमपीजे के भी सदर है वो बराबर नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है साहब कि उसके अंदर किसी मुसलमानों को, और मेरी गुजारिश है जो भी मुस्लिम भाई इसके अंदर एक्टिव रोल अदा कर सकते हैं वो ज़रूर वहाँ शरीक भी हो सकते हैं मीटिंग में। और अगर उसमें किसी जगह कोई रुकावट है तो मुझे बात कीजिए, मैं खुद कोदरराम से बात कर मजीद और भी जो मुस्लिम भाई आना चाहते हैं उनका हम वेलकम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है, 100% मुस्लिम नुमाइंदगी है, मगर कुछ लोग उसमें मीटिंगों के वक्त हाजिर होते हैं, कुछ हाजिर नहीं होते हैं अपने अपने मजबूरियों की वजह से। मगर ज़रूर उसमें मुसलमानों को मजीद, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे मजीद मुसलमान भाई है जिसके तहत कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है और कुछ अच्छा रूल अदा करना चाहते तो हम जेसी में उनका वेलकम करते हैं। सर, तेलंगाना अलहदा के बाद कई लोग का ये कहना है कि तेलंगाना अलग होने के बाद मुसलमानों का क्या फ़ायदा है, क्योंकि आज उस्मान यूनिवर्सिटी में अगर कुछ भी ऐसा इशू हुआ तो उस्मान यूनिवर्सिटी के तलबा जो है आगे बढ़ते। तो कई मुसलमानों की बुनियादी कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई तेलंगाना अलहदा होने के बाद कई मुसलमानों को नुकसान है, तो मुसलमानों का जहन एक तरफ से पलटे हुआ है। तो आखिर फ़ायदा क्या है मुसलमानों को अलहदा तेलंगाना के बाद फ़ायदा क्या है? साहब, मैं रहमत भाई आपसे दो बात बोलता हूँ। अगर सबसे ज़्यादा किसी कौम को फ़ायदा है तो मुसलमानों को है। आज मुसलमान, क्या हाल था मुसलमानों का, लोग मुसलमानों को नवाब और जागीरदार से पुकारा करते थे, नवाब साहब पुकारा करते थे, हजारों एकड़ के मालिक थे जमीनों के, 33% से ज्यादा सरकारी मुलाजिमत करते थे। आंध्रा में मिलाने का एक ही मकसद था रहमत भाई, क्या मकसद था कि मुसलमान बहुत फॉरवर्ड थे। देखिए आप, कोई आज के ज़माने में किसी का भाई एमएलए रहता, किसी का भाई एमपी रहता, कोई मिनिस्टर रहता, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अफराद खानदानों में थोड़ी खुशहाली तो आती है। अगर हम 300 साल हुकूमत करें, हुकूमत करने के बाद क्या हाल था मुसलमान, एक मुसलमान के पास हजारों 4-4, 5-5 हज़ार एकड़ जमीन थी। मुसलमान सरकार हर डिपार्टमेंट, हर जगह मुसलमान खुशहाल थे। आज मुसलमान क्या हाल हो गया देखिए, जो बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे वो सलाम एरिया में जाकर आबाद हो चुके हैं। तेलंगाना बनने पर मैं तमाम मुस्लिम भाइयों को यकीन दिलाता हूँ, आपके सवाल पर मुसलमानों को घबराने की जरूरत है, सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों का होगा। सबसे अहम बात ये बताता हूँ, तेलंगाना बनने पर इस तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी का तनासुब 20% तक हो जाएगा। कोई भी हुकूमत बगैर मुसलमानों के वोट के हुकूमत नहीं बना सकती। केसीआर साहब ने कई बार वायदा किया है, तेलंगाना बनेगा तो मुसलमानों को हर शोबे हयात में तरक्की के मौके फराहम करेंगे, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे। और दूसरी बात ये, जो भी सरकारी स्कीम में चाहे जमीनात के पट्टे हो, मकानात के पट्टे हो, मुसलमानों को दूसरी कौमों की आबादी के तनासुब से मुसलमानों को भी उसी तरह दिया जाएगा दूसरी कौमों को। और सबसे अहम बात यह है कि तेलंगाना बनेगा तो फ्री तालीम दी जाएगी। देखिए आप, कभी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, कभी फीस रिइंबर्समेंट नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं होता, मगर तेलंगाना बनने पर A to Z KG से PG तक तमाम मुस्लिम भाइयों को और तमाम कौम के लोगों को फ्री तालीम दी जाएगी। उसी तरह आज लोग इलाज कराने के लिए बड़े परेशान है रहमत साहब। आज लोग दवाखाने में जाते हैं तो उनके घर का जेवर बिक जाता है, मकाना बिक जाते हैं, उनके अफराद खानदान परेशान हो जाते हैं। मगर सर तेलंगाना बनने पर तमाम के तमाम लोगों को जिस तरह निज़ाम पीरियड में फ्री इलाज किया जाता था उसी तरह फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा। आज कई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, रिटायर्ड एम्प्लॉइज है, परेशान है कि हमारी बीवी का इलाज किस तरह किया जाए, हमारे बच्चों का इलाज किस तरह। ये आंध्रा वाले आने के बाद 2-3 शोबों को जो इज्जत दी जाती थी, खासतौर से आप देखिए हमेशा किसी भी मास्टर को मास्टर साहब से पुकारा जाता था, किसी भी डॉक्टर को डॉक्टर साहब से पुकारा जाता था। मगर आज दो पेशों का हाल देखिए, ये कॉर्पोरेट स्कूल खुलकर हमारा पूरे का पूरी दौलत किस तरह लूट रहे। स्कूलों में देखिए आप, किताबों की कीमत क्या हो चुकी है, 30%, 40% मैनेजमेंट कमीशन लेता है। हत्ता के बच्चे पहनने का आने का ड्रेस भी अगर लेना है तो स्कूल के तहत लेना पड़ता है। हर जगह हमें दौलत लूट रहे हैं कॉर्पोरेट स्कूल से तमाम के तमाम। और दूसरी बात, इसी तरह कॉर्पोरेट दवाखाने बेहिसाब बिल बनाकर लोगों को यानी इतना नंगा कर रहे हैं, इतना लूट रहे हैं कि एक बार किसी खानदान का फर्द बीमार होता है तो कई बरस तक उनका अफराद खानदान संभाल नहीं सकते। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं, आपके चैनल के थ्रू आपको जितना फायदा होगा, सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर में हमारी हुकूमत होगी, हमारी दौलत हमारे इस्तेमाल पर आएगी। आज तेलंगाना का बजट देखिए, आंध्रा का बजट दे दिए, 3 गुना बजट तेलंगाना का इजाफा है। आज 70% रेवेन्यू तेलंगाना से वसूल किया जाता है, 20-30
31% रेवेन्यू तेलंगाना में खर्च नहीं किया जाता, बल्कि तमाम का तमाम रेवेन्यू आंध्रा में डेवलपमेंट पर खर्च किया जाता है। तेलंगाना के लोगों को मुलाजिमत नहीं दी जाती। आज देखिए आप सेक्रेटरीट देख लिए, पूरा आंध्रा वालों से भरा है। पूरा हर डिपार्टमेंट में देखिए अगर तेलंगाना वाले दिखते या तो चपरासिया रहते या ड्राइवर रहते या बल्दिया में झाड़ू मारने वाले रहते। जितने एसी में आवाज के काम करने वाले हैं या जितने हाई लेवल पे जिसके कलम में जोर है वो तमाम के तमाम आंध्रा वाले हैं। आप ही बताइए, हमारे स्टेट में, हमारी स्टेट थी, हमें जबरदस्ती मिलाया गया। उस वक्त जब हमारे लोग मुखालिफत करे, उस वक्त फजल अली कमीशन भी मुखालिफत किया था। जब तेलंगाना के लोग जाके नेहरू साहब से मिले तो नेहरू साहब ने क्या कहा, जिस तरह मुसलमानों में तलाक होता है, आप जब चाहे अगर आपके साथ नाइंसाफी होगी तो जब चाहे आप तलाक ले सकते हैं। आप बताइए रहमत भाई, तलाक कितनी देर में होता है आप जानते हैं? घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे में मामला खत्म होता है। आज हम 56 साल से लड़ते आ रहे, 69 से 72 तक 370 लोग पुलिस की गोलियों में शहीद हो चुके हैं। जब 72 का इलेक्शन आया, 14 में 11 एम पर जीत कर आए तो इंदिरा गांधी आकर फिर हमें फुसला कर, हमें समझा कर कि अब आइंदा नाइंसाफी नहीं होगी, फिर हमारी तहरीक को तोड़ दिया गया। आज देखिए 69 के बाद फिर 2001 में केसीआर साहब ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की बुनियाद डाली। 4 में यही इंदिरा गांधी, सोनिया मैडम करीमनगर के जलस्याम में यही खंडवा डालकर बहिरंगा सभा मीटिंग के अंदर ऐलान करे कि हम स्टेट और सेंट्रल में जीत जाएंगे, आपका तेलंगाना आपको लौटा देंगे। उसके बाद भी नहीं दिया गया। फिर 2009 में केसीआर की मरण बरत पर चिदम्बरम साहब ने तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट का वायदा किया, फिर उसके बाद भी पीछे हट गए। लास्ट फरवरी में शिंदे साहब उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे, उन्होंने ऐलान किया कि 1 महीने में तेलंगाना का फैसला कर देंगे, उसके बावजूद भी नहीं किया गया। आप देखिए 2 दिन पहले जब कांग्रेस के एमपी ज्वाइन कर रहे थे टीआरएस पार्टी में, उस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐलान किया कि 1 महीने में हम तेलंगाना का फैसला करेंगे। हम देख लेंगे 1 महीने में क्या फैसला करेंगे। तेलंगाना की आवाम तेलंगाना के लिए बेहिसाब जानों की कुर्बानी दे चुकी है। 2009 के बाद आज तक 980 बच्चे अपनी जानों की कुर्बानी दी है। यही डेमोक्रेसी है, इसी कांग्रेस की यही हुकूमत है। क्या हिंदुस्तान सारी दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी मुल्क है, मगर अगर नाइंसाफी हो रही है तेलंगाना के 4.5 करोड़ आवाम के साथ हो रही है। एक बात बताता हूं, लोग यहाँ नहीं दिल्ली जाकर यादगिरी रेड्डी साहब जो रंगा रेड्डी के पार्लियामेंट हाउस के सामने सुसाइड करे, दुनिया में कई ऐसी मिसाल है आप बताइए? लोग मरते जा रहे हैं और कांग्रेस आंख बनकर बैठी हुई है और हमेशा धोखा दे रही है। अब दे देंगे तेलंगाना, जब दे देंगे तेलंगाना, वो 1 महीने में दे देंगे, 2 महीने में दे देंगे, 6 महीने में देंगे। आखिर ये क्या बात है? हम कोई नई स्टेट मांग रहे नहीं मांग रहे, हम हमारी पुरानी स्टेट को जो हमारी मर्जी के खिलाफ आंध्रा में मिला गया था वो स्टेट हम मांग रहे हैं। हम कोई इंडिया से अलग नहीं होना चाह रहे, नहीं करा कोई कंट्री मांग रहे हैं। देखिए आप तेलंगाना के साथ बड़ी नाइंसाफी है और मुस्लिम भाइयों को कभी भी घबराने की जरूरत नहीं। यकीनन तेलंगाना बनेगा तो बादशाह घर मौकूफ इख्तियार करेंगे और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने वायदा किया है कि मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासब से तरक्की के मौके फराम करेंगे और एक मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। आप देखिए कोई भी आज तक ऐलान आया है कि आज तक कांग्रेस 56 साल 60 साल से हुकूमत कर रही है, कभी एक मुसलमान को डिप्टी सीएम देने की बात की और कभी एक आध वक्फ बोर्ड की मिनिस्ट्री देते हैं। आज देखिए आज आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के अंदर अहमदुल्ला साहब एक है जो वक्फ बोर्ड की मिनिस्ट्री दी गई है। आज कोई मिनिस्टर और दूसरे टीआरएस ने वायदा किया है कि तेलंगाना बनेगा तो हम 3 मिनिस्टर कैबिनेट रैंक के देंगे, एक डिप्टी सीएम देंगे, मुसलमानों को 12% मुलाजिमत में मौके देंगे। हर शोबे हयात में, चाहे हाउसिंग का हो या एग्रीकल्चर प्लाट हो, हर शोबे हयात में मुसलमानों को दूसरी कौमों की तरह मसावत किया जाएगा। ये तेलंगाना की तारीख है। तेलंगाना एक ऐसा गंगा जमुना तहजीब थी निजाम के जमाने से लेकर फिरका वराना फिसादात, इससे पहले कभी भी हुआ क्या? देखिए तेलंगाना बनेगा तो लोगों का जो डर है मुसलमानों का, क्रिमिनल का, उसका खात्मा कर जाएंगे। कानूनी शिकंजा इस तरह कसा जाएगा कि इस तेलंगाना स्टेट में मैं यकीन दिलाता हूं कभी भी बाल बराबर भी कहीं हिंदू मुस्लिम में डिफरेंस पैदा नहीं होगा, कोई फिसाद नहीं होगा, अमन की जिंदगी रहेगी और हमें कभी भी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये मीडिया है के लिए नए नए किस्म के प्रोपोगंडे कर रहा है, उसके साथ देने वाले कुछ यकीनन कुछ लोग हैं। जिस जमाने में ब्रिटिश पीरियड के अंदर ब्रिटिश वाले लोगों पर कोड़े नहीं बरसा हिंदुस्तानियों पर, कुछ हायर कर कर परचेज कर कर तनख्वाहें देकर मुलाजिमत देकर उन लोगों से जुल्म किया गया। इसी तरह आज भी तेलंगाना तहरीक को दबाने के लिए, तहरीक में फूट डालने के लिए
कई एक जग्गा रेड्डी की तरह वो भी कुछ लोग हैं और इसी तरह हमारे पास भी कुछ लोग हैं इस तहरीक के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। मगर मैं मुस्लिम भाइयों से आपके चैनल की तरफ पुरजोर अपील करता हूं, आप घबराने की जरूरत नहीं। आपके घर में आपकी हुकूमत रहेगी, हर शोबे हाथ में आपको तरक्की के मौके फराहम करेंगे और सबसे ज्यादा अहम बात है कि आपके आबादी का परसेंट इतना बढ़ जाएगा, केरला की तरह इस तेलंगाना में भी आप लोग तरक्की करेंगे और खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। लैंको हिल्स और अत्तापुर की जायदादें, जितनी भी वक्त की जायदादें हैं, क्या आपको लगता है केसीआर साहब जो सदर टीआरएस पार्टी के हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हुए? साहब तहफ़्फ़ुज़ बहुत करें, आप यकीन जानिए टीआरएस के सिवा कोई जमात जाकर वक्फ बोर्ड के लिए जहां पर धरने दिए हैं कोई नहीं दिए। आप लैंको इसके लिए हम बार बार एहतजाज करते रहे, हर जगह एहतजाज करते रहे। आज भी आपसे सामने एक वायदा करते हैं अवाम से, तेलंगाना बनेगा तो तमाम वफ़ के जायदादों को फिर से हासिल किया जाएगा। ये आंध्रा वाले नहीं जानते वफ़ के मायने, किसी आंध्रा वाले को बुला के आप पूछिए वफ़ के मायने क्या है, वो वफ़ के मायने भी नहीं बोल सकता। ये अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह के घर जिस तरह होता है उसी तरह वफ़ की जायदाद की हिफाजत करना। मैं आपसे एक बात, अवाम के सामने एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस हुकूमत 56-60 साल से यहाँ आंध्र प्रदेश में हुकूमत कर रही है, कभी वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दी है? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को एग्जीक्यूटिव पावर क्यों नहीं दी? हिंदू एंडोमेंट को जुडिशियल पावर है, हाउसिंग बोर्ड को जुडिशियल पावर है, वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं दिया गया? मैं जो है लास्ट मंथ दिल्ली जाकर रहमान साहब से भी बात कर रहा हूँ, उनके लोगों से भी बात कर रहा हूँ, उनके कैबिनेट के, उनके ऑफिस के जो भी उनके पीएस है उनसे बात किया हूँ, कई आईएएस ऑफिसरों से मेरी मीटिंग करवाए। मैं डिमांड रख कर आया हूँ कि वक्फ बोर्ड को भी जुडिशियल पावर दिया जाए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को एग्जीक्यूटिव पावर दिया जाए। वक्फ बोर्ड इसलिए लोग जहां बोले वहां कब्जा करके बैठ जा रहे हैं अहमद भाई, क्योंकि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है वक्फ बोर्ड के अंदर। अगर जिस तरह हुकूमत सरकारी जमीन पर जिस तरह अगर आप कब्जा कर ले, 10 गज पर आप कब्जा करके बताइए, 420 में उसी रात में केस बुक होता है। और वक्फ बोर्ड की जमीन आप 100 एकड़ कब्जा करके बैठ जाइए, वक्फ बोर्ड को कोई इख्तियारात ही नहीं है। क्यों नहीं दिया गवर्नमेंट इख्तियारात, आप बताइए। इसी तरह लैंको हिल्स की जमीन है, कई जगह के जमीनात के ऊपर है, ये आंध्रा वाले कब्जा कर चुके हैं, कई लोग कब्जा कर चुके हैं। यकीन से आपसे वायदा करते हैं हम अवाम से, तेलंगाना बनने पर फिर से सर्वे किया जाएगा, जो जो जमीनात पर नाजायज काबिजीन है उनसे जायदाद लेकर मुसलमान वक्फ बोर्ड को हवाले किया जाएगा और वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाएगा, एग्जीक्यूटिव पावर दिया जाएगा, ताकि वो अपनी जमीनों की हिफाजत करे और उसको होने वाली आमदनी, मैं आपको बताता हूं, आंध्र प्रदेश का जो बजट है 10 साल के बजट से ज्यादा वक्फ बोर्ड की जायदाद आज भी तेलंगाना में है, मगर उससे कोई पैसे की आमदनी नहीं है। उल्टा वक्फ बोर्ड को संभालने के लिए हुकूमत को पैसे देना पड़ता है। ये बड़ी शर्म की बात है। हुकूमत ने कभी भी वक्फ बोर्ड के बारे में सीरियस कोई डिसीजन नहीं लिया है। तेलंगाना बनेगा तो जरूर वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते हुए, इख्तियार देते हुए, ये तमाम जो किराएदार से जो नाजायज तरीके से काबिजीन है, जो सही किराया नहीं देते, आपको ऐसे ऐसे मिसाल बताऊंगा। वक्फ बोर्ड को 200 रुपए किराया देते हैं, उनके घर में 4000 का किराएदार है। कैसा किस तरह मुमकिन है आप बताइए? वक्फ बोर्ड से जब हम शिकायत करते हैं तो उन्होंने कहते हैं साहब हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है, हम एक आध नोटिस देके खामोश बैठ जाते हैं। तो इसलिए वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर चाहिए। यकीन से आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, तेलंगाना बनने के बाद वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और जो जो जायदादें नाजायज़ तरीके से बेची गई है उन्हें फिर से हासिल करने के लिए जो कानून साजी होती है उसे ज़रूर किया जाएगा और जहाँ तक हो सके अदालतों का सहारा लेते हुए उन जायदादों को बचाने की कोशिश की जाएगी। तेलंगाना के आइंदा 2014 का जो मिशन है, 2014 का जो इलेक्शन है, क्या टीआरएस पार्टी कितने मुसलमानों को एमएलए और एमपी बनाने का सोच रही है? साहब देखिए, जहां तक हो सके जहां भी मुसलमान जीत सकते हैं जरूर उनको टिकट दिया जाएगा। हमारे पास अभी सर्वे चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम मुसलमानों को हम ये बात का तयक़ुन देते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे वर्कआउट के अंदर, हमारे सर्वे में जहाँ जहाँ से आएगा, जहाँ जहाँ मुसलमान जीतते हैं वहाँ से दिया जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर कहीं से मुसलमानों को मौके नहीं मिलेंगे तो मुझे जिस तरह एमएलसी दिया गया, आप देखिए मुझे 2009 में एमपी का टिकट दिया गया था, मैं नहीं जीत सका। केसीआर साहब ने मुझे आज एमएलसी दी। इसी तरह मुस्लिम भाइयों को जो नॉमिनेटेड पोस्ट होते हैं वहाँ पर हर पार्टी के पास रहते हैं और ख़ासतौर से तेलंगाना बनने पर मुसलमानों को देखिए, मुसलमान क्योंकि आजमाया को आजमाना कोई अक्लमंदी नहीं है। हम कांग्रेस और टीडीपी को आजमा चुके हैं, एक बार टीआरएस को मौका दीजिए, टीआरएस जीतने पर ही तेलंगाना आ सकता है। ये तमाम तीनों के तीनों पार्टियां तेलंगाना दुरोही है। देखिए आप, कांग्रेस हमेशा तेलंगाना के साथ धोखा करते आती है। टीडीपी 2004 में तेलंगाना के बारे में उन्होंने जब इलेक्शन में कई बार ऐलान किया कि हमारी 2 आंख है। 2009 में टीआरएस से अलायंस किए टीडीपी वाले, मगर 9 दिसंबर 2009 को तेलंगाना का ऐलान हुआ। सबसे पहले मुखालिफत करने वाला यही चंद्रबाबू नायडू है।
ये लोग कभी भी तेलंगाना की तायद में नहीं है और तेलंगाना तहरीक को कुचलने के लिए, तेलंगाना के अवाम को लूटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखे। इसी तरह जगन मोहन रेड्डी जो भी है, वाई एस राजशेखर रेड्डी के बेटे, उन्होंने जब केसीआर साहब पार्लियामेंट में तेलंगाना के लिए पोडियम पर गड़बड़ कर रहे थे जाकर स्पीकर के पास, इन्होंने जगन मोहन रेड्डी एमपी साहब प्ले कार्ड लेकर विशाल आंध्रा बता रहे थे सोनिया मैडम को। तो ये दोनों के तीनों तेलंगाना द्रोही पार्टी है, तीनों के तीनों। तेलंगाना आवाम से मैं अपील करता हूं, तेलंगाना ही अगर हासिल करना है तो तेलंगाना राष्ट्र समिति के बैनर तले हासिल कर सकते हैं। रहमत भाई, जरूर हम 2014 इलेक्शन हो या 13 एंडिंग में हो, ये हमारे लिए आखिरी जंग है। इस जंग में हम देख चुके हैं, कांग्रेस से अलायंस करके देख चुके हैं धोखा हुआ, टीडीपी से अलायंस करके आप किसी से नहीं करेंगे। जिस तरह 72 का आपको बताता हूं, हम 14 में 11 एमपी जीते तो इंदिरा गांधी को आना पड़ा। यकीन मानिए इस मरतबा 17 में हम जरूर 15-16 एमपी जीतेंगे और 119 में 100 एमएलए जीतेंगे। हमारा तेलंगाना दिल्ली से नहीं, इस गली में आकर बनाकर जाना पड़ेगा। आज हमारे पास 20 एमएलए हो चुके हैं। आज असेंबली हम चलने नहीं देते। जिस दिन हम 90-100 एमएलए जीत जाएंगे, उस दिन जब तक हमारा तेलंगाना का मसले का हल नहीं होगा, जब तक आंध्र प्रदेश हुकूमत चल नहीं सकेगी। और यकीन से कहता हूं, तेलंगाना ही हमारी जिंदगी का एक मकसद है। वो मकसद हासिल होगा तो सारे मुस्लिम भाइयों को भी दूसरी भाइयों की तरह तरक्की के मौके फराहम होंगे। और अब सबसे अहम बात है, हमें सेल्फ रेस्पेक्ट पड़ेगी। आज हम आंध्रा वालों की चमचागिरी करना पड़ता है हर ओहदे के लिए। हर सियासी पार्टियों से भी मैं अपील करता हूं, कब तक आप आंध्रा वालों की चमचागिरी करते रहोगे? एक बार खुद तेलंगाना बन जाएगा, तेलंगाना का स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा, तेलंगाना का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तेलंगाना में हमारी हुकूमत होगी, हमारा इख्तियार होगा कि हमारी दौलत को हम किस तरह खर्चा करेंगे। ना कि हम लोगों से भीख मांगे, बल्कि हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे। आंध्रा वाले भी हमारे ही भाई है, हम आज तक उनको रेस्पेक्ट देते रहे। आपको एक बात बताता हूं रहमत भाई, आज 2001 से 2013 तक 13 साल से मूवमेंट चल रहा है। आप देखिए, एक किसी दुकान वाले को, एक किसी आंध्रा के भाई को कोई बाल बराबर भी कोई डैमेज नहीं करे, किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई। कोई दुकान में जाकर या कोई किसी जाने वाले आने वाले मामूली फिसादों में खून खराबा होता है। इतना बड़ा मूवमेंट चला है, ये अमन का मूवमेंट चला है। हम हुकूमत से भी अपील करते हैं, सोनिया मैडम से अपील करते हैं, राहुल गांधी से अपील करते हैं, कब तक हमारे पास जुल्म करते रहोगे? एक ना एक दिन तो आपको इंसाफ करना पड़ेगा। और आपसे अपील है कि हमारी आवाम, हिंदुस्तान डेमोक्रेसी में दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है। डेमोक्रेसी में जो आवाम चाहती है वो फैसला करना हुकूमत का फर्ज बनता है। तेलंगाना की आवाम आज 1200 से ज्यादा लोग अपनी जान दे चुके हैं। इसलिए हम हुकूमत से फिर एक बार अपील करते हैं कि हमारा तेलंगाना हमें दे दीजिए और हम राहत और चैन की सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। और आपके लिए भी हमारी दुआएं शामिल रहेगी हमारे, इसलिए कि तेलंगाना में हम पे बहुत जुल्म हो रहा है। अगर कोई करीब से देखता है तेलंगाना के अवाम को, तो हम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे, हम पानी के लिए तरस रहे। पूरा पानी हम आंध्रा को तेलंगाना से जाता है, मगर हमें आपको बताना चाहता हूं 9% पानी दिया जाता है, 91% पानी आंध्रा वालों को दिया जाता है। उसी तरह मुलाजिमतों में हमको सिर्फ मैं समझता हूं 10-12% मुलाजिमत हम तेलंगाना वाले करते हैं, 80 to 85% आंध्रा वाले मुलाजिमत करते हैं। हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। हम कारोबार के अंदर तमाम आंध्रा के भाइयों का वेलकम करते हैं, मगर इख्तिदार में हमारा इख्तिदार हमारे हाथ में होना चाहिए। एक घर में अगर कोई जिंदगी गुजारते हैं तो घर के मालिक का इख्तियार होना चाहिए, ना कि पड़ोसी का। आज ये हाल हो गया, हमारे घर में हम रहते हुए बेगाने हो चुके हैं। हम मेहमान को बुलाए थे, मेहमान हमें खुद घर के बाहर कर चुका है। हम फुटपाथ पे जिंदगी गुजार रहे हैं, मेहमान हमारे घर में राज कर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है बताइए? इसलिए मुस्लिम भाइयों से भी मैं अपील करता हूँ, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना बनेगा तो आप यकीनन बहुत तरक्की करेंगे, तेलंगाना के सारे अवाम तरक्की करेंगे। चूंकि हमारे पास रेवेन्यू की कमी नहीं है, हमारे पास बेहिसाब दौलत है, हमारे पास सबसे अहम चीज पानी है, हमारे पास कोल है, हमारे पास माइंस है, हर किस्म के जराए हमारे पास डेवलपमेंट के है। तो डेफिनेट इस चीज से हमारे पास काफी, जिस तरह निजाम सारी दुनिया में दौलतमंद करार दिए गए थे, और निजाम स्टेट के ज़माने में जहां भी सारी दुनिया में आफत व बलायात आते थे, निजाम से स्टेट से मदद की जाती थी। उसी तरह तेलंगाना बनेगा तो मैं आपसे बताता हूं 5 साल के अंदर सारे हिंदुस्तान में सबसे खुशहाल स्टेट होगी तो ये तेलंगाना स्टेट होगी। इतने मादनी जरिया हमारे पास मादनियात है जिसके हम आसानी से हम तरक्की कर सकते हैं। इसलिए आज लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर तेलंगाना हासिल करने की जद्दोजहद में शामिल होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, लाइब्रेरी का आप दौरा करे थे, क्या खामियां पाए आप लाइब्रेरी में? साहब बोले तो आपके सामने बोलने की भी शर्म आने की बात है। देखिए वहाँ जो बजट है ना,
ठीक है, हम तेलुगु के मुखालिफत नहीं है भाई, मगर तेलुगु के लिए 70% बजट है, इंग्लिश के लिए 25% बजट है। 5% जो बजट दिया जाता है, देखिए आप जो भी एक चीज़ है, एक मिसाल बताता हूँ, अगर किसी घर में 10 आदमी रहते हैं, 10 आदमी के हिसाब से 100 ग्राम से रखे तो 1 किलो पकना चाहिए। अगर वहाँ 200 ग्राम पका के 10 को खाओगे तो खा सकते हैं। उसी तरह 70 तेलुगु के लिए 70% बजट, 25% जो है इंग्लिश के लिए, ओनली 5% के अंदर तकरीबन 7 ज़बानें हैं। अब बताइए किस तरह हमारी ज़बान जो यहाँ की सरकारी ज़बान थी, हमारी मादरी ज़बान थी, उसका बजट अगर देखा जाए तो आधा % बजट दिया जा रहा है, तो इसलिए बजट काफ़ी कम है। वहाँ के डायरेक्टर साहब से मैं भी बात किया हूँ और वहाँ पर 4,80,000 किताबें हैं। देखिए अब निज़ाम का इतना जितना भी शुक्र अदा करे अल्लाह से कम है कि अल्लाह ताला निज़ाम को मग़फ़िरत अता फरमाए। उन्होंने उस्मानिया दवाखाना बनाया, जितने आज भी जितने हैदराबाद में सरकारी दवाखाने हैं वो किसी दवाखाने को ये गवर्नमेंट नहीं बने, गांधी हॉस्पिटल को वहाँ से निकाल कर मशीराबाद में मुंतकिल किए, मगर नया कोई दवाखाना कायम नहीं किया। जो भी दवाखाने चल रहे हैं निज़ाम के ज़माने से कायम हुए तो दवाखाने चल रहे हैं, मगर ये लाइब्रेरी भी निज़ाम सरकार ने बनाया। 4,80,000 किताबें इस वक्त रिकॉर्ड में हैं और तकरीबन 2 लाख किताबें रद्दी की हालत में पड़ी हुई है, उसकी बाइंडिंग करवाना है। इसलिए मैं उनसे अपील किया कि आप बजट में इजाफा करते हुए जो कीमती किताबें हैं, मैं समझता हूँ ऐसे किताबें फ़ारसी के और उर्दू की किताबें आज मिलना मुश्किल है, वो हालत रद्दी की हालत की तरह पड़े हैं, उसे बाइंडिंग करवा कर रखने के लिए मैं भी अपील किया हूँ। इंशाल्लाह हम फिर एक बार दौरा करते हुए वहाँ का मुकम्मल जायजा लेते हुए उन किताबों की हिफाजत की जाएगी। मखदूम्स बिग मॉल, एक ऐसी जगह जहां दूल्हा दुल्हन बाराती बच्चे और सारे परिवार के लिए शेरवानी, खड़ा दुपट्टा, कुर्ता पैजामा, शरारा सूट, कोट सूट्स, डिजाइनर साड़ीज, शर्ट पैंट, लॉन्ग फ्रॉक एंड फिश कट सूट्स। लिफ्ट की सहूलत के साथ फुली एसी मॉल, मखदूम्स बिग मॉल, ऑपोजिट कमान मदीना बिल्डिंग, चार मीनार रोड, हैदराबाद।